प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने जो है डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति का अध्ययन जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने कर चुका है। आज हम लोग जो है ब्रिटिश काल में जो है भारत में भू राजस्व की क्या व्यवस्था थी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत में जो भू राजस्व की व्यवस्था लागू की, किस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने भारत से राजस्व की वसूली किया था, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, इसलिए जो है आप लोग इसको इत्मीनान से धैर्य के साथ जो है सुनिएगा। और जो भी हम पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे उनको पॉइंट्स को आप लोगों को नोट करना है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग जो है उसको सुनिएगा। वीडियो को 1 2 3 बार अगर देख लेंगे तो आप लोगों को जो है ये चीज़ें सरलता से जानकारी या ज्ञात हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो है आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत में जो है राजस्व वसूली का काम किया था, क्या सिस्टम अपनाया था। तो इस चीज़ को आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे हेडिंग रहेगा, हमारा हेडिंग मेन रहेगा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था। भारत में किस प्रकार के भू राजस्व की व्यवस्था की थी। तो आप लोग जानते हैं कि आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपना पूर्णतः प्रभुत्व जो है बंगाल में जमा लिया था। ठीक है, तो यहीं से फिर इनको जो है 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे वो दीवान नियुक्त करते हैं और पूरा इनके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ से जो भी अब कलेक्शन करना था, यानी कि राजस्व की वसूली करना था, ये लोग यहाँ से अपने दीवान के माध्यम से वसूली करने लगते हैं। 1765 से जो है ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो जाती है। तो 1765 से व्यवस्था लागू हो जाती है और फिर राजस्व वसूली का काम बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बन के आता है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है एक व्यवस्था लागू किया था जिसका नाम था इजारेदारी व्यवस्था या इजारेदारी प्रथा। तो हालांकि यहाँ पे आप लोग एक छोटी सी हेडिंग लिख दी है, इजारेदारी व्यवस्था। इसी को फार्मिंग सिस्टम भी बोला जाता है, फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या होता था कि इसमें भू राजस्व के लिए छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, तो उन क्षेत्रों में जो है नीलामी करवाया जाता था। ठीक, तो नीलामी के माध्यम से जो है वसूली की जाती थी। तो एक ठेकेदार जो अधिक बोली लगाता था, अधिक बोली लगाने वाले को जो है ये ठेका मिल जाया करता था। ठीक है, तो वो उसका काम होता था कि वो ठेकेदार कृषकों से, किसानों से अपना राजस्व वसूलता था और वसूलने के बाद जो है उसको ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नर के पास उसको जाके क्या करना पड़ता था, जमा करना पड़ता था। यही था फार्मिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता था कि क्षेत्र में जो है नीलामी की व्यवस्था की जाती थी और अधिक बोली सबसे ज़्यादा बोली जो लगाता था उसी को ठेकेदार बना दिया जाता। उसका काम यही था कि वो वहाँ से वसूली करके फिर सरकार के पास जमा कराए, बस इसका यही सिस्टम था। तो ये घटना जो है 1772 में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट
लिख लीजिएगा कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व वसूली हेतु अधिक बोली लगाने वाले ठेकेदारों को नियुक्त करता था। क्या करता था? अधिक बोली जो लगाते थे उन्हीं ठेकेदारों को नियुक्त करता था, और ठेकेदार जो है ये एक निश्चित रकम जो है सरकार के पास जमा करते थे। तो इसमें कुछ खामियां भी होती थी। खामियां होने का मतलब ये है कि ये ठेकेदार जो नियुक्त होते थे वो कृषकों से अधिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वसूली करते थे, और फिर जो है उसको कुछ भाग तो उसका अपना रख लेते थे ज़्यादातर, ठीक है, और इसके बाद जो एक निश्चित भाग होता था उसको सरकारी खजाने में जमा करवाते थे। तो सरकारी खजाने में जब जमा करवाते थे तो इसमें जाहिर सी बात है कि किसानों का शोषण जो है इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और किसानों का बहुत अधिक शोषण इसमें होने लगा था, ठीक है। ये व्यवस्था चलती रहती है। तो आप देखेंगे कि 1776 का टाइम आता है, तो 1776 के टाइम में जो है ये तो 5 साल चली व्यवस्था, तो फिर इस व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। 1776 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर बन के आता है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर बन के आएगा। फिर इसके बाद जो है वो एक नई व्यवस्था को लागू करता है। उस व्यवस्था का नाम होता है अस्थाई बंदोबस्त, या उसी को इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है, या इसी को जमींदारी व्यवस्था। तो 3-4 नाम हैं, इन नामों को आप लोग जानते रहिए। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो उसको जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, या जो है उसको इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ की व्यवस्था उसने लागू की। उसने इस व्यवस्था को पहले 10 वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 1793 में इसको जो है बढ़ा करके जो है अस्थाई कर देता है, ठीक। तो ये चीज़ें होती थी। इसको आप देखेंगे जितना भी ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत का क्या मतलब होता है कि उस समय ब्रिटिशों ने भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर अपना शासन रखा था उसी को ब्रिटिश भारत का। तो संपूर्ण ब्रिटिश भारत में जो है इस व्यवस्था को 19% भागों पर लागू कर दिया गया था। तो इसमें देखेंगे कि बंगाल में लागू कर दिया गया था, बिहार में लागू किया था, उड़ीसा में लागू कर दिया गया था, और बनारस में लागू कर दिया गया था। साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ब्रिटिश भारत के कुल 19% क्षेत्रफल पर जो है इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जीत है, इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो हमने इसको बता दिया आप लोगों को, जाहिर सी बात है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो एक व्यवस्था यहाँ पे और थी, उस व्यवस्था का क्या नाम था? यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग में आप लोग लिखेंगे अस्थाई या जमींदारी या इस्तेमारी व्यवस्था। अस्थाई या जमींदारी या इस्तेमारी व्यवस्था। तो इसमें भी क्या होता था? इसमें भी नीलामी ही किया जाता था। ठेकेदार होते थे, उन्हीं को ठेका दे दिया जाता था। उनका एक काम होता था कि वो जो है यहाँ कृषकों से वसूल करके जो है राजस्व जो है वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास या ब्रिटिश सरकार के पास जमा कराते थे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ें और थी कि इसमें सूर्यास्त का नियम भी लागू होता था। सूर्यास्त के नियम से हमारा आशय ये था
कि जो भी जमींदार या ठेकेदार होता था, उसका काम था कि वो कृषकों से एक निश्चित राशि, जो निश्चित राशि का मतलब यहाँ पे हमने बताया था कि अभी नहीं बताए हैं, हालांकि आप लोग जान लीजिए कि इसमें एक निश्चित राशि जो है वो सरकार के पास जमा होती थी। अब वो निश्चित राशि क्या होती थी, वो 10/11 भाग तो सरकार के पास जमा होती थी, 1/11 जमींदार स्वयं जितना भी वसूली करता था, उस पूरे वसूली का जो है ये 10/11 भाग किया जाता था। तो 11 भाग में से उसका 10 हिस्सा जो है उसको जमा करना पड़ता था सरकारी खजाने में, और जो एक हिस्सा बचता था उसे जमींदार स्वयं रख लेता था। तो इसमें भी शोषण हुआ था। शोषण होने का मतलब है कि जमींदारों ने कृषकों से अधिक वसूला और ले जाकर के अंत में जो है, हालांकि वहाँ एक निश्चित राशि उनको दे ही थे, तो वो अपने पास रख लेते थे। जमींदार जो ज्यादा वसूलते थे उसको अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ आई और धीरे धीरे जमींदारों ने कृषकों को सताना शुरू कर दिया। और जो इसमें एक सूर्यास्त का नियम भी लागू होता है। सूर्यास्त के नियम में ये नियम था कि एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित समय पर जो है इस धनराशि को वहां ले जा करके सरकारी खजाने पर जमा कर, जिस भी जमींदार ने उस राजस्व को समय पर नहीं जमा किया तो उसका उस जैसे निर्धारित तिथि होता था, निर्धारित तिथि में शाम तक अगर सूर्यास्त होने तक अगर उस व्यक्ति ने या उस जमींदार ने वहां पे राजस्व नहीं जमा किया गया तो उसकी जमींदारी से उसको बेदखल कर दिया जाता था। ये सूर्यास्त का नियम था। ठीक है, यही चीज इसमें लागू होती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल में 19% क्षेत्रफल में कौन कौन क्षेत्र थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। तो ये जो है इतनी जगह पे इसको लागू किया था। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ से निकल के आया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी इसके संदर्भ में नोट कर सकते हैं कि इसको अस्थाई क्यों कहा गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ हमने डाला है अस्थाई। तो अस्थाई का मतलब होता था कि इसमें राजस्व की जो दर होती थी एक निश्चित होती थी। तो इसमें राजस्व वसूली का 1/11 भाग जमींदार स्वयं तथा 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार। तो इस पॉइंट को भी जानते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि राजस्व वसूली का 1/11 भाग, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम थोड़ा समझा देते हैं
कि पूरा 11 भाग किया जाता था। ठीक है, समझ लीजिए कि इसी तरीके से जो लोग ना समझ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 8 हो गया ना, 9 10 11, तो कुल मिला के 11 पार्ट बना लिए जाते थे। जितना भी वसूला जाता था, जितना भी राजस्व आता था, उसको 11 पार्ट बना लेते थे। और 11 पार्ट में आप देखेंगे इतना इतना, यानी कि ये हो गया 10। देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भाग तो कहाँ जमा करना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करना होता था। 10 भाग जो है वो ब्रिटिश सरकार के खजाने में, और एक भाग जो है वो जमींदार स्वयं रख लेता था। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए हमने इसको समझा दिया है। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर मिटा देते हैं। तो राजस्व वसूली का 1/11 भाग जमींदार स्वयं रख लेता था, तथा 10/11 भाग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसे देना पड़ता था। ये 19% किन किन क्षेत्रों पर, ये जितना है सब परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हम इसको नोट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर आप देखेंगे एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉइंट यहाँ पे ये बनेगा कि 11 बटा भाग जमींदार स्वयं रखता था, 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार के पास हो जाता था। एक सूर्यास्त का नियम भी इसमें सूर्यास्त का नियम, इसमें सूर्यास्त का नियम भी लागू था। यानी कि एक निश्चित समय पर या एक निश्चित तिथि को राजस्व सरकारी खजाने में जमींदार को अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता था। अनिवार्य रूप से एक निश्चित तिथि को जो है उसे सरकारी खजाने में उस राजस्व को अवश्य ही जमा करना पड़ता था। अगर नहीं जमा किया गया तो क्या होता था, उसकी जमींदारी से उसको बेदखल कर दिया जाता था। लिख लीजिए, अन्यथा उसे माने जमींदार को, उसे उसकी जमींदारी बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में जो है उसे उसकी जमींदारी से बेदखल कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ पे लागू थी, तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद जो है इसको नोट करिए। यहाँ पे जो है इस जमींदारी व्यवस्था का कुछ हमारे इतिहासकार हैं या समझ लीजिए वो लोग जो है इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, हालांकि वो सब नहीं लिखना है, आप लोग जो है इतना, जैसे आर.सी. दत्त हैं, राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने जो है इस व्यवस्था का समर्थन किया था। ठीक है, एक प्लाउड कमीशन भी बना था, उस प्लाउड कमीशन ने जो है
इसकी आलोचना की थी। प्लाउड कमीशन बना था इसके लिए, इसकी जांच पड़ताल के लिए प्लाउड कमीशन। तो उस कमीशन ने इस व्यवस्था के, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से वो सब महत्वपूर्ण उतना नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे प्रश्न इसमें बन जाता है कि बताइए कि जो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल लागू किया गया था, 19% क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। कहाँ कहाँ लागू किया गया, खास जो है बनारस वाला सब ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे बनारस जो है ये क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। राजस्व वसूली का भाग कितना कितना भाग कहाँ जमा होता था, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। और फिर सूर्यास्त का नियम जो है, थोड़ा सा सूर्यास्त का नियम भी जानते रहिएगा क्या होता है, इस चीज़ को जानते रहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी नीचे और जगह है, यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं चीज़ों को, तो और भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे आप लोग, अस्थाई जमींदारी व्यवस्था हो गई है। इसके बाद जो है दूसरी व्यवस्था जो थी, अभी तो ये 19% भाग पर ही ना, तो अभी हमको इसको 100% देखिए याद करने के लिए, यहाँ भी देखिए अभी 19% को अभी हमें पूरी व्यवस्था को 100% में ले जाना है, ठीक है। तो 19% तो ये हो गया अस्थाई। अब दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है, रैयत का ही अर्थ होता है किसान, ठीक है, कृषक। इसमें क्या होता था, कृषक ही मालिक होता था। कृषक जो है वो भूमि का मालिक होता है। इसमें बिचौलिया, जमींदार ठेकेदारों का कोई भूमिका नहीं थी, कोई रोल नहीं था। किसान डायरेक्ट जो है सरकारी खजाने में या सरकार के पास जो है इस चीज राजस्व लेकर जाके जमा करता था। इस स्थिति में क्या होता था कि ये थोड़ा सा व्यवस्था जो है, हालांकि बाद में ये भी व्यवस्था किसानों के लिए खतरनाक ही साबित होती थी, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौली जो ठेकेदार या जमींदार, इनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर किसानों को भूमि का मालिक बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया जाए। जाहिर सी बात है, जमींदार है तो जमींदार ही भूमि के मालिक होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, रैयत का अर्थ ही किसान होता है, किसान होता है। रैयत का अर्थ ही क्या होता है, किसान होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा, तो आप लोग जानते रहिए, हालांकि बहुत नहीं पूछा जाता, जानना जरूरी है। रैयत का अर्थ ही, रैयत का अर्थ ही किसान होता है। भूमि का मालिक, भूमि का स्वामी, स्वामी कृषक ही था, कृषक ही था, ठीक है। भूमि का स्वामी कौन होता था, कृषक ही भूमि का स्वामी होता था। वही राजस्व को स्वयं सरकार के पास जमा करता था, ठीक है। तो स्वयं सरकार के पास वही जमा करता था। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये व्यवस्था को किसने बनाया था, तो इस व्यवस्था को बनाने में दो लोगों का रोल है। एक टॉमस मुनरो रहता है, और एक जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने जो है इस व्यवस्था को बनाया था। और इस व्यवस्था को जो है आप देखेंगे दक्षिण भारतीय क्षेत्र यानी कि मद्रास वाले क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है
इस व्यवस्था को किसने, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने बनाया था। रीड ने इस व्यवस्था को सबसे पहले बारामहल जिले में लागू किया था। ये भी पूछा जाता, रीड ने इस व्यवस्था को सर्वप्रथम बारामहल जिले में लागू किया। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? बारामहल जिले में लागू किया गया था। इसके बाद जो है इस व्यवस्था को जो है तत्पश्चात आप देखेंगे कि इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में ये जो गवर्नर फिर बन जाता है टॉमस मुनरो, 1820 से लेकर 1827 में जो है ये गवर्नर रहता है। तो गवर्नर बनने के बाद जो है इस पूरे व्यवस्था को जो है पूरे मद्रास में, और आप देखेंगे कि बम्बई वाले क्षेत्र में, फिर इसके बाद आप देखेंगे इसको असम में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र है। और अब ब्रिटिश भारत का टोटल क्षेत्र की बात किया जाए तो ब्रिटिश भारत के टोटल 51% क्षेत्रफल इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। ये बात आप लोग जानते रहिए। तत्पश्चात ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, लिख लीजिए कहाँ कहाँ था? मद्रास, पूरा मद्रास, बम्बई, असम, ठीक है, में लागू। तो पूरा जो है जितना ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उस क्षेत्र में 51% क्षेत्रफल पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। तो ये चीजें हो गई। इसमें भी किसानों का शोषण किया गया। ठीक है, इसमें भी किसान जो है उनसे ज्यादा वसूली, अधिकारी जो होते थे, जो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो है ज्यादा वसूली करते थे, और वसूली करने के बाद जो है सरकार को एक निश्चित रकम पहुंचा दिया जाता था। जैसे आप इसमें देखेंगे कि कोई इसका एक निश्चित दर नहीं होता था, उस समय के अनुसार उस एरिया में कितना उत्पादन होता था, उत्पादन के हिसाब से उसका आकलन कर लिया जाता था। आकलन करने के बाद जो है ये व्यवस्था जो है लागू, एक औसत निकाला जाता था। औसत निकालने के बाद जो है राजस्व वहाँ के खजाने में जमा कर दिया जाता था। हालांकि उतने गहराई में हम लोगों को नहीं जानना है, बस आप लोग इतना जानते रहिएगा कि इस व्यवस्था को किसने, कहाँ, कब, कितने क्षेत्रफल पर इसको लागू किया था। तो हमने दो व्यवस्थाओं का अब तक यहाँ पे जिक्र किया है, एक अस्थाई या जमींदारी व्यवस्था, दूसरा जो है रैयतवाड़ी। एक लास्ट हमारा ये बचता है जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देंगे पूरा, फिर इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था पर।
महालवाड़ी व्यवस्था, हार्ट मैकेंजी थे 1822 में इस व्यवस्था को लागू किए थे। आप देखेंगे कि पंजाब वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में अवध और आगरा वाले क्षेत्र में इसको लागू किया गया था, मध्य प्रांत वाले क्षेत्र में लागू किया गया था और गंगा मध्य गंगा वाले क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ठीक है, गंगा घाटी के क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ये कितने क्षेत्र में लागू किया गया था? तो ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। तो हालांकि इसमें महाल का मतलब क्या होता है? इसमें महाल का मतलब होता है गांव, और गांव में एक मुखिया, गांव का मुखिया होता था, उसी को ये जिम्मेदारी दे दिया गया कि जो है आप ही गांव के किसानों से राजस्व वसूलोगे और फिर वसूल के जो है आप इसको कहाँ जमा करवाओगे? सरकारी खजाने, ब्रिटिश खजाने में आप जमा करवाओगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, इसमें आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें लिख लीजिए, महाल का अर्थ गांव होता है। गांव के मुखिया द्वारा राजस्व एकत्र कर सरकारी खजाने में जमा करवाना होता था। इसे हार्ट मैकेंजी ने 1822 में, इसे हार्ट मैकेंजी ने 1822 में कहाँ मध्य प्रांत, गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश मतलब लिख लीजिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे आगरा, अवध, आगरा और अवध के क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पे पंजाब लिख लीजिएगा, और पंजाब में लागू किया। यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्र पर लागू था? तो 30% क्षेत्रफल पर इसको लागू कर दिया गया था। खजाना कहाँ जमा होता था? तो गांव के मुखिया के पास। ठीक है, गांव का मुखिया क्या करता था? उस राजस्व को ले जा करके सरकारी खजाने में जमा करवाना। किसने लागू किया था? तो हार्ट मैकेंजी। कहाँ लागू था? तो इस चीज को आप लोग देख रहे, आगरा, अवध। ठीक है, पंजाब वाला पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इस चीज को आप लोग विधिवत समझ गए होंगे। तो 3 प्रकार की महत्वपूर्ण जो है आपने देखा कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और इसके बाद आप लोगों ने देखा महालवाड़ी। ये व्यवस्थाएं थे राजस्व वसूली का। ठीक है, तो इस व्यवस्था को आप लोगों ने देखा। ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। हम मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।